फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। मैं अरुण सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। देखिए बच्चों, आज के जो लेक्चर है इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, है ना। और आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको निकालना। बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा अच्छी तरह से पढ़ा, चाहे वो पॉइंट चार्जेस की वजह से हो या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो, है ना। हमने दोनों को अच्छी तरह, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना अच्छी तरह से पढ़ लिया। पोटेंशियल को क्या होता है, पोटेंशियल ये हमने पढ़ लिया है। पोटेंशियल अलग अलग चीज़ों की वजह से निकालना हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो KQ/R² होती है और पोटेंशियल KQ/R होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और समझा देना चाहता हूँ बेटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आगमन हुआ था वो क्यों हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कुछ नहीं होता है, सिर्फ फोर्स ही होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वही फोर्स ही है। बस ऐसा है कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। और क्यों आई थी ये भी मैंने आपको बताया था। किसी ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कितनी होती है, तो किसी ने कह दिया था इनफाइनाइट होती है। तो उसने बोला कि क्यों इनफाइनाइट होती है, वहाँ वाला चार्ज तो अट्रैक्ट हो नहीं रहा, यहाँ वाला तो फटाक से हो जा रहा है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आगमन हुआ था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्टेंस में आई थी, एक क्वांटिटी आपके एक और बनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। अब की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और फिर बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, पहली बात तो ये है ना। तो देखो बच्चों, आगे जाके हम क्या है ना, इस चार्ज को चलाने वाले हैं, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये चार्ज चले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक है, चार्ज मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। तो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करे, तो आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर होता है ना, तो वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो लोअर से हायर की तरफ जाता है, ठीक है। ये होता है, याद रखिएगा। जहां पर हायर पोटेंशियल डिफरेंस है, भीड़ भाड़ है मतलब वहां पर, ठीक है। आज ये कमरा है मान लीजिए, तो इस कमरे में बहुत भीड़ भाड़ हो, है ना, आप लोगों को मैं भर दूँ इसके अंदर और 500 और स्टूडेंट्स को भी भर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत हाई पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर। बाहर अगर गेट के बाहर मैं बोलूँ खाली जगह है बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पोटेंशियल बहुत ही कम होगा, है ना। तो अगर मैं गेट खोलूँगा तो आप सभी बाहर जाना चाहोगे, क्यों, बिकॉज 500 स्टूडेंट्स एक कमरे में बड़े ठुसर होगे, एकदम से बाहर भागना चाहोगे, हाँ अब शांति मिली, है ना। तो हायर, कोई पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है। कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है, हमको पोटेंशियल में एक जगह तो पोटेंशियल हायर रखना पड़ेगा और एक जगह पोटेंशियल लो रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, या हमारा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात ये, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। हमको अलग अलग पॉइंट पर, एक वायर है मेरे पास, एक वायर है ना, ये वायर है मान लो, तो इस वायर के इस साइड पे मुझे पोटेंशियल हाई और इस साइड पे पोटेंशियल लो करना पड़ेगा, तभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बहेगा और इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसकी उल्टी डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों आया पोटेंशियल, क्या जरूरत है इस पोटेंशियल की, ये मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई, ठीक है। W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप पढ़ते हो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन हुई, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑलवेज कंसीडर द साइन या नेचर या पोलरिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये एक बात हुई, है ना। और पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने पिछले लेक्चर में किए थे, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
सर चार्ज को चलाना है वो तो हम थर्ड वाले उसमें चलाएंगे, थर्ड चैप्टर में, तो अभी से क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो अभी से पढ़ेंगे तभी तो थर्ड में चलाएंगे, है ना, समझ में तो आएगा ना अपन को, है ना। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना बेटा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर, है ना, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, है ना। यही तो ओम्स लॉ होता है एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू IR पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एक जगह पर पोटेंशियल हाई, एक जगह पर पोटेंशियल लो, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। वायर के ऊपर एक जगह ज़्यादा पोटेंशियल, एक जगह कम पोटेंशियल होगा तो ही करंट फ्लो होगा, है ना। अगर दोनों जगह पोटेंशियल सेम कर दोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों। रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और पोटेंशियल V में, ठीक है। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ सभी बच्चों को, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर ओवरऑल कंटेंट की बात करूँ तो ये तीसरा कंटेंट चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, है ना। लेकिन आप खुद जानते हैं कम से कम 10-15-20 लेक्चर हो जाएंगे और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही डिटेल में पढ़ा हमने, चार्ज को बहुत डिटेल में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटेल में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स को हमने बहुत, कूलम लॉ को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, है ना। वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी, उनके न्यूमेरिकल्स भी किए, है ना। फिर ये पोटेंशियल वाला जो आया उसको भी पढ़ा, परमिटिविटी भी पढ़ी, इक्विलिब्रियम भी पढ़ा, सब कुछ बहुत डिटेल में अपन ने अब तक पढ़ा है। तो कहने को हमारे ओवरऑल कंटेंट की अभी तीसरा ही चीज़ चल रही है ना। इंट्रोडक्शन में कॉलम लॉ वगैरह पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ा था सेकंड वाला पॉइंट, और थर्ड वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है अभी, है ना। उसके अंदर ही बताया था मैंने क्या क्या पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तीसरा कंटेंट चल रहा है आपका चैप्टर का, दोनों चैप्टर का, 1-2 चैप्टर का तीसरा कंटेंट चल रहा है, लेकिन आप खुद जानते हैं कितना कुछ पढ़ चुके हैं हम अभी इसमें, ठीक है। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको क्या दिमाग में होना चाहिए आपके कि हाँ, हर क्लास को पढ़ने से पहले पिछली वाली सारी क्लासेस का आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उससे पहले वाला जो भी पढ़ा दिया गया है वो पूरा आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जितना करा दिया उतना आना जरूरी है, ठीक है। जो नहीं कराया डोंट थिंक अबाउट दैट, उसको ओमिट कर दो अपने माइंड से, लेकिन जो करा दिया है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी पिक्चर सारी क्लियर होगी आपको। समझ में आया ना। तो हमने जो क्वांटिटी पढ़ी है अभी तक वो क्यों एग्जिस्टेंस में आई ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों बना, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपन, ये भी आपको पता हो गया है ना। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब E और V में हम रिलेशन निकाल रहे हैं बच्चों। तो E और V में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम आते हैं हमारे फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला क्या था, UF माइनस UI इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले पे आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव के बराबर आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। यहीं से हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो निकाला था सबसे पहले जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, उसका यहीं से हमने जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है बच्चों। रिलेशन का भी डेरिवेशन हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं UF माइनस UI, अगर मैं VF माइनस VI लिखना चाहूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VF माइनस VI क्या होगा, VF माइनस VI क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड। तो VF माइनस VI क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, VF माइनस VI विल बी इक्वल्स टू UF माइनस UI अपॉन Q मूवेबल। ये पढ़ चुके हो आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर भी लगूं तो माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन Q मूवेबल, पढ़ चुके हो आप ये, ठीक है ना, ओके। तो यहां पे मैं सीधा VF माइनस VI लिखता हूं, UF माइनस UI को रहने देता हूं। VF माइनस VI विल बी इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू dr R1 से R2 तक, यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना, ओके। अपॉन Q मूवेबल, तो अपॉन यही लिख लूं, अपॉन Q मूवेबल, ठीक है बच्चों, ओके। देखिए VF माइनस VI बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो रिलेशन चल रहे हैं अपने अभी, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या हुआ, हमने ये लिख लिया,
अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, यू एफ माइनस वी आई अपॉन क्यू मूवेबल जो है वो वी एफ माइनस वी आई कहाँ से आ गया। तो बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ पुराने लेक्चर जरूर देखना, वो देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पूरा बड़ा फॉर्मूला लिखवाया है मैंने अच्छे से अच्छा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी को छोड़ना नहीं है, अगर नहीं आता है तो दोबारा पुराना लेक्चर देखें, उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज़ लिंक्ड है, मैंने पहले ही बोला है। तो लिंकिंग चीज़ों को ढंग से पढ़ा जाता है बेटा, है ना, लिंक करके। वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस, अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन निकालना। आप सोचोगे सर आपने डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने निकाल तो लिया था पूरा का पूरा, फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय या के क्यू मूवेबल अपॉन, वो सब कुछ लिख के हमने निकाल लिया था सर, लेकिन फिर आप ये क्यों लिख रहे हो दोबारा सर ये आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर लिख लिया, ऐसा क्यों सर? तो वो इसलिए बच्चों क्योंकि हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से लेके आना है। तो अगर मैं एफ को के क्यू मूवेबल अपॉन आर स्क्वायर ऐसा पूरा लिख दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं पूरा का पूरा लिख दूंगा तो ई तो आएगा ही नहीं, है ना। तो मैं फोर्स से ई ला सकता था, इसलिए मैंने वर्क डन को दोबारा फोर्स की टर्म में लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, है ना, R1 से R2 तक। तो देखो F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि F इक्वल्स टू क्या है, के क्यू मूवेबल अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड बाय क्या है, क्यू मूवेबल है, अभी उसको छोड़ो। अगर मैं यहाँ पर F को लिखता हूँ, क्या F होता है क्यू ई, तो क्यू मूवेबल इंटू ई, यही तो है ये, अरे यही तो है। अच्छा ई क्या होगी यार, उस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से ई क्या होगी, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इस के क्यू बाय आर स्क्वायर को मैं ई लिख दूं तो देखो क्यू मूवेबल इंटू ई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ये एफ, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे वो क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। तो अगर ये के क्यू बाय आर स्क्वायर को मैं ई लिख लूँ तो क्यू मूवेबल इंटू ई, यानी एफ इक्वल्स टू क्यू ई, वैसे भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने डायरेक्ट, तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई लिख सकता हूँ ना यहाँ पर मैं, एफ की जगह, तो ई आ गया ना मेरे पास, तो ई और वी में रिलेशन निकाल सकता हूँ ना फिर मैं, बस। तो फिर इसको मिटा रहा हूँ बच्चों में। तो देखिए किस तरह से रिलेशन निकालूंगा। अब इंटीग्रेशन R1 से R2 तक, F को लिख रहा हूं मैं क्यू मूवेबल इंटू ई, ये डी आर अपॉन क्यू मूवेबल से क्यू मूवेबल खलास खत्म। एफ वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 ई डॉट डी आर। अगर वेक्टर में, ये देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है दोनों, तो दोनों के ऊपर लगा देना आप वेक्टर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद रखना, ठीक है। अभी तक आज तक के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ चुका है, वो क्या है, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, R1 से R2, है ना, माइनस, है ना, याद रखना। ये फॉर्मूला जो है इसको मत भूलना, बस अगर ये फॉर्मूला याद है सब कुछ हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया तो सब कुछ हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, वी एफ माइनस वी आई मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, R1 से R2, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन निकल गया, खत्म हो गया काम सर, हो गया, निकल गया रिलेशन। नहीं बच्चों, अभी ये रिलेशन तो निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमको इसके केसेस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि केसेस में बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है। तो केसेस पढ़ते जाते हैं हम। देखो केस 1 ले रहा हूं, केस फर्स्ट क्या है कि अगर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लिख देता हूं मैं E इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर E कांस्टेंट है तो ध्यान से देखिए, अगर E कांस्टेंट है बच्चों तो क्या होगा, इंटीग्रेशन में अगर E कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, पता है ना आपको, E कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, E कांस्टेंट है तो क्या होता है पता है ना, देखते जाओ। अगर E कांस्टेंट है तो क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों। अगर यहां पर ये E कांस्टेंट हो जाता है तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये कांस्टेंट चीजें तो बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर आ गई, ठीक है, ओके, बाहर आ गई, ये वेक्टर बाहर आ गया मेरा, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, R1 से R2 तक, और ये डी आर वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात,
नहीं है ना। ओके, ऑब्वियसली ये जो अगर मैं इसको वेक्टर मान रहा हूं तो यहाँ पे भी R1 वेक्टर से R2 वेक्टर ही लिमिट है, ठीक है। ओके, चलते जाइए आगे। VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर और डॉट वन बचा अंदर। अब 1 का इंटीग्रेशन R के रेस्पेक्ट में क्या होता है, R, पता है ना। 1 मतलब क्या क्या मानोगे, R के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर मान लो 1 को R की पावर 0, और R की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होता है, तो R की पावर 0 का अगर इंटीग्रेशन में करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, R की पावर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो R की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, R की पावर 0+1 अपॉन 0+1 यानी R क्या होता है, R की पावर 0+1 यानी R की पावर 1 अपॉन 0+1 यानी 1 यानी R अपॉन 1 यानी R, ठीक है। तो R वेक्टर आएगा बस, और R वेक्टर में लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी बच्चों, R1 से R2 तक, है ना। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा हमारे पास, E वेक्टर डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ जाएगा माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। और माइनस E वेक्टर, याद करो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होता है, डेल्टा R वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हाँ। तो ये इसको मैं आप D वेक्टर लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर, बिकॉज यहाँ पर D वेक्टर क्या है हमारे पास, डेल्टा R वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये आप याद रखें भाई, ठीक है। तो ये VF माइनस VI, ये VF माइनस VI, ये VF माइनस VI, समझ में आती है। ओके, समझ में आया बच्चों आपके, ये चीज क्लियर है, ये चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगी आपको। VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस E डॉट D वेक्टर, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट, जितना आप मूव करा रहे हो ना, क्यों मूवेबल को, वो चीज, ठीक है। अच्छा, तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कि इस केस से है यही चीज, ये और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होगी ना, तो हमें ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस E डॉट D वेक्टर। अब देखो इस फॉर्मूले के केसेस पढ़ रहे हो आप, तो केस 1 चल रहा है इसका, है ना, केस फर्स्ट। अब ये जो केस फर्स्ट से हमारा जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन में भी फंडे हैं, इस रिलेशन के भी केसेस हैं। तो देखना क्या हो रहा है आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखते जाए बच्चों। ऐसी इतना डिटेल एकदम अच्छी तरह से करके कोई नहीं बताएगा, मैं अच्छी तरह बता रहा हूं आपको, समझते जाए बस क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये VF वेक्टर, क्या VF, सॉरी ये वेक्टर नहीं, VF माइनस VI पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस E वेक्टर डॉट D वेक्टर, E वेक्टर डॉट D वेक्टर क्या होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो क्या होता है E का मैग्नीट्यूड इंटू D का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। अरे A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा होता है ना, वेक्टर पढ़े होंगे ना, हाँ। तो E वेक्टर डॉट D वेक्टर क्या होगा, ED cos थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये बोल लो, ये बोल लो, बात एक ही है, ये बोल लो या ये बोल लो, बात एक ही है साहब, ठीक है ना। अच्छा, इसमें केसेस पे आ जाइए आप, तो केसेस, है ना, तो केस इसको बोल देता हूं मैं ए, है ना, क्योंकि फर्स्ट तो चल ही रहा था वो बोले वाले फॉर VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR इंटीग्रेशन में R1 से R2 तक, उसका केस था पहला, E कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो ये होगा VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट D वेक्टर, या VF माइनस VI इक्वल्स टू माइनस ED cos थीटा। इसका सेकंड केस पढ़ेंगे हम बाद में, है ना, जब E कांस्टेंट नहीं होगा, E यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना, तो उसका सेकंड केस हम पढ़ेंगे बाद में। अभी इसके केसेस और पढ़ रहे हैं, है ना, इसके अंदर क्या होगा और देखो, इसलिए केस फर्स्ट के अंदर जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, उसका केस ए हम पढ़ रहे हैं अब, है ना। तो देखिए क्या होगा भाई, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए हमने, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, है ना, ये E वेक्टर की डायरेक्शन भी बता दी मैंने आपको, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस एक जैसे पैरेलल लाइंस हैं, इक्वी डिस्टेंस लाइन है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है साहब। अब एक पॉइंट है मेरे पास ये इनिशियल,
और एक पॉइंट है ये मेरे पास फाइनल, ठीक है। एक पॉइंट ये मेरे पास इनिशियल और एक पॉइंट है ये मेरे पास फाइनल। ए बी भी दे सकता था मैं इसको, लेकिन आप इनिशियल और फाइनल मान लीजिए, मैंने आई और एफ से बनाया इसको, है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो यहां से यहां जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो डी वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम होगी, है ना। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, देखो ई भी यूं डी भी यूं, और ई और डी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना, 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। समझ में आया ना। अगर ई और डी पैरेलल है, ई और यार ई डॉट डी वेक्टर मतलब ई डी कॉस थीटा लिखा, तो ये थीटा क्या है, ई और डी के बीच में बनने वाला एंगल ही तो है। तो ई भी यूं जा रहा है और मैं भी यूं ही जा रहा हूं, है ना, समझ रहे हो। मतलब मैं भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे इधर ही जा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 0। अब थीटा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डी हो गया, बस हो गया नहीं हो गया, क्योंकि कॉस थीटा कॉस जीरो क्या होता है, कॉस 0 1। तो देखो वी एफ फाइनल पोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और देखना फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वी आई माइनस 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 ई डी। समझ में आया। कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हो गया कि वी इनिशियल जो होगा ना वो बड़ा होगा वी फाइनल से। समझे ये बात, समझे नहीं समझे ये बात है। देखो आप वी आई को इधर भेजा तो पॉजिटिव हो गया, वी आई में से ई डी को माइनस करोगे ना आप, तब जाके वी फाइनल आएगा। मतलब वी फाइनल कब आएगा, जब इनिशियल में से कुछ माइनस कर दोगे ना, तब जाके वी फाइनल आएगा। मतलब वी फाइनल छोटा है और वी इनिशियल बड़ा है। वी इनिशियल में से कुछ माइनस करने पर वी फाइनल आ रहा है, मतलब वी इनिशियल बड़ा हो गया और वी फाइनल छोटा हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ना, समझ रहा मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, वी इनिशियल बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर। मतलब व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है EF, है ना। व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, लिखना पोटेंशियल डिक्रीज, है ना, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, आ गया समझ में, ठीक है। देखिए साहब, देखते जाइए आप, मजेदार चीजें हैं। तो देखते जाइए भाई, बहुत ही मजेदार चीजें हैं, मस्त चीजें हैं। देखिए केस बी लीजिए आप, केस बी, है ना। केस बी क्या बोल रहा है, केस बी ये बोल रहा है बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट मेरा यहां है और फाइनल पॉइंट मेरा यहां है, ठीक है। मतलब मैं कैसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, यूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो गई, उल्टी हो गई, इस बार इधर की तरफ हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये और डिस्प्लेसमेंट ये, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हुई यार, ये बताओ। थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। हुई कि नहीं हुई, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई नहीं हुई, समझ में आया भाई। उल्टी डायरेक्शन है ना, ई की यूं है और डी की यूं है, तो ये एंगल कितना बना ई और डी में, 180। तो 180 डिग्री एंगल हो गई थीटा। तो अब क्या होगा देखो, तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डी और cos 180, cos 180 होता है -1, cos 180 अगर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस ई डी, ठीक है। और वी एफ इक्वल्स टू वी आई इधर गया तो वी आई प्लस ई डी। समझ में आया ये चीज, क्लियर है, ठीक है। मतलब फाइनल पोटेंशियल इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी आई। क्यों, देखो समझो, समझ में आ जाएगा। वी आई में कुछ ऐड कर रहे हो, कितना, ईडी ऐड कर रहे हो वी आई में, तब जाके वी एफ आ रहा है। समझ में आया ना मेरी बात, कुल मिला। तो अभी भी लिख सकते हो व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। तो लिख सकते हो आप चाहो तो, व्हेन मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये चीज? चलिए एक एक केस क्लियर करते रहना बच्चों, बहुत सिंपल चीजें हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, हर एक चीज को अच्छी तरह समझ में आता जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? देखो लिख लिया इसको मिटा दूं? ठीक है चलिए, है ना, मिटा रहा हूं। अच्छा बच्चों अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक इसका केस सी। ठीक है, वो क्या है बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहां से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा जब, तो मुझे बताओ डी वेक्टर हो गया ये वाला, है ना, ऊपर वाला, ये मेरा डी वेक्टर हो गया ना भाई। ठीक है, तो अब कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वेक्टर में? 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो मतलब ये थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? देखो वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस वी डी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0, मतलब ये हो गया 0। तो वी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? वी आई, मतलब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल, यहां वाला पोटेंशियल और यहां वाला जो पोटेंशियल है वो सेम है, सिमिलर है। सोचो आप, समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो गया है? सेम हो गया है। ठीक है, अब दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो गया, कहने का मतलब क्या है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हो, जब आप ध्यान से सुनना, व्हेन वी मूव परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट विल बी सेम। ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं मैं, व्हेन वी मूव perpendicular to the uniform electric field, then potential at all the points विल बी सेम। समझे मेरी बात? मतलब आप यहां से कहीं भी चल जाओ, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे चल जाओ आप, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ठीक है ना? एंड सच अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, समझे मेरी बात? दोबारा समझाता हूं एक बार आपको कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप जा रहे हो, ठीक है ना, तो सभी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा, है ना। और ऐसा मैं कोई सरफेस ले लूं, एक प्लेन ले लूं, है ना, जो और उसको रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वहां सब पे क्या होगा? वहां सब पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? और ऐसे किसी सरफेस को मैं क्या बोलूंगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उस सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। समझ में आया? तो डेफिनेशन भी उतारिएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आईएमपी करके लिख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और समझने वाली ये है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा लेके बताता हूँ आपको। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ये बता रहा हूँ।
देखना, मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है परपेंडिकुलर, आप लोगों के मोबाइल लैपटॉप जिससे भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, उससे बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लाइन सारी निकल रही है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? ओके। अब जो ये बोर्ड है ना, बोर्ड पीछे, ये बोर्ड एक प्लेन है ना, उस प्लेन को, ये बोर्ड को मैं वहां लेके आ गया हूं इस तरह से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर आपके मोबाइल से ये बाहर निकल रही है लाइंस और ये बोर्ड को देखिए ध्यान से, तो क्या ये बोर्ड का जो प्लेन है पूरा, ये बोर्ड का जो पूरा प्लेन है ना, वो बाहर निकलती हुई लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली है कि नहीं है? ये बोर्ड है ना, ध्यान से देखिए जो मैं कह रहा हूं भाई। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आप लोगों की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है कि नहीं है? ये जो बोर्ड का प्लेन है, ये पूरा का पूरा, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है कि नहीं है ना? हाँ। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां पर एक पॉइंट है ए और उससे यहां पर एक पॉइंट है 5 मीटर दूर, यहां पर बी, यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहां पर पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार यहां पे भी 5 वोल्ट होगा। समझ में आया मेरी बात? एक भी पोटेंशियल सरफेस अगर है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना ये? अच्छा, कैसे पूछता है क्वेश्चन बताता हूं। देखो, क्वेश्चन ये पूछता है कि एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, वो रखा हुआ है ये पॉइंट ए पर, ठीक है, और इसको मुझे मूव करना है यहां पर बी पॉइंट पर, जो कि इससे 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है समझना, क्यू मूवेबल दिया हुआ है आपको ये कि 2 माइक्रो कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में किया गया काम बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 5 न्यूटन पर कूलम। तो आप क्या करोगे? आप करोगे भाई कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डी, है ना, कॉस थीटा, करोगे नहीं करोगे? है ना, ओके। तो अब देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी हुई मैंने बताई थी कैसी है, बाहर की तरफ है ना। अच्छा, एक बात और बताइए, ये वी एफ माइनस वी आई ही तो माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन क्यू मूविंग, याद है आपको? याद है ना? तो याद होना चाहिए भाई ये सब चीजें, है ना। ओके, तो अब मुझे एक बार बताइए, वर्क डन निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे आप? सर ये ई दिया हुआ है 5 और ये ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर कर लेता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना। कैसे निकालेंगे सर? ये 5 दिया हुआ है, ये 5 रख देंगे ई की जगह, और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डी, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ई कितना है? 5, तो 5 माइनस तो माइनस इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इधर थोड़ा सा इस ब्लॉक में कर देता हूँ, माइनस ई कितना है? 5 इंटू डी कितना है? डी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू मूवेबल कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। समझ में आया? तो ये कितना हो गया? 5 टू 10, 10 5 50, माइनस 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 6 8। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी आ गया ना इतना आंसर? आ गया नहीं आ गया? ये गलत है, समझ में आया? अरे भाई ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, बच्चे ऐसा करते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ये वर्क डन निकाल लेते हैं फटाक से, वी एफ माइनस वी आई माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू मूवेबल सर, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू ये निकल गया, गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा, है ना भाई। ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या है? ई डी कॉस थीटा है, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला? ई तो 5 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया पूरा? कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0, ये 0, तो वर्क डन भी कितना? 0।
समझ में आया? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज ईडी कॉस थीटा क्या हो गया? 0। समझ में आया? मतलब पोटेंशियल क्या होता है? वी फाइनल वी इनिशियल सेम, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है, तो वी आई और वी एफ कुछ है ही नहीं, वी माइनस वी क्या हो गया? 0। मतलब ये वर्क डन क्या हो गया? 0। समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछ लेता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक भी पोटेंशियल सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए कि इफ वन गोज अपवर्ड्स in the uniform electric field equals to 10 Newton per coulomb vertically downward direction, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। Find out the increase in the potential। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक स्कीमेटिक बना लिया करो, डाउनवर्ड है, 1 सेंटीमीटर लिख लेना इसको ना, ओके। डाउनवर्ड है, कितनी है साहब? तो कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम है, तो 10 न्यूटन पर कूलम हो गई, ठीक है। 1 गोज मतलब कोई जा रहा है, मतलब कोई एक जना जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है? 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। ये इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ A, और ये फाइनल पॉइंट मान लेता हूँ B। ऊपर जा रहा है वो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और डायरेक्शन तो उसने बता दी कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, वर्टिकली वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द इंक्रीज इन द पोटेंशियल, तो अपन अच्छी तरह जानते हैं यार, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा कितना हो गया? देखो, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर डी, मतलब नीचे और ऊपर में कितना एंगल होता है यार? 180 डिग्री, है ना। तो कॉस 180 कितना होता है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई डी। समझ में आया ना? अच्छा, अब देखो ये वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू ई डी, ई इंटू डी। ई कितना है? 10, और डी कितना है? अब वेक्टर नहीं रहा ना, ये कॉस थीटा में लिख लिया, डायरेक्शन लिख लिया हमने, तो वेक्टर नहीं रहा अभी, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 सेंटीमीटर है, कितना आ गया? 0.1। चेंज इन द पोटेंशियल आ गया ना, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आई ना? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं भाई, है ना। तो याद रखना इन चीजों को आपको कि भाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या है? हमारे पास रिलेशन भाई साहब ये है कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 तक ई डॉट डी आर, वेक्टर वेक्टर रिलेशन हमारे पास ये है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने केस फर्स्ट अगर लिया है ना, और उसको स्टडी किया, तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई विल बी इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस थीटा, जहां पे डी डिस्प्लेसमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा ई और डी के बीच में एंगल है, अगर ई कांस्टेंट है तो, है ना, इफ ई कांस्टेंट, ठीक है। अब केस सेकंड ले रहे हैं बेटा अपन, इफ ई इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं है ठीक है, समझे नहीं समझे? अब ई कांस्टेंट नहीं है अपने पास, अब ई वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या होता है? देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कैसे हो सकता है हमारे पास?
वो हमारे पास इस तरह से हो सकता है ई एक्स तो आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। समझते हैं ये चीज़ तो आप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैंने ई एक्स लिख दिया, वाई में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैंने ई वाई लिख दिया, जेड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैंने ई जेड लिख दिया। ठीक है ना, आई कैप जे कैप के कैप लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। तो ये तो अपन को पता है ना, ठीक है पता है साहब। दूसरी चीज़ मेरे को ये फॉर्मूला पता है, अब ई जो है मेरा इस फॉर्मूले में, अब जो ई है वो मेरा कांस्टेंट नहीं है बच्चों, है ना। अब ई मेरा कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट था, इसमें अब कांस्टेंट नहीं है। अब देखना तो किस तरह से निकालना है इसको, क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे को वी एफ माइनस वी आई निकालना है और अब मेरा ई कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 तक ई एक्स डी एक्स, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा बच्चों, है ना, आई कैप में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, ये हो जाएगा बच्चों जे कैप में y1 से y2 तक, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z1 से z2 तक, ठीक है, z1 से z2 तक ई जेड डी जेड की कैप। समझे आप ये चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों, देखो बिकॉज आपको हमेशा इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा इतना बड़ा फॉर्मूला हमेशा, बिकॉज यार इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स डायरेक्शन में होगी या वाई डायरेक्शन में होगी, या दो डायरेक्शन एक्स या वाई में होगी या वाई जेड, तीनों के तीनों में नहीं आएगी कभी भी, है ना। तो करना क्या है आपने, आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो उसका इंटीग्रेशन ही तो करना है ना यार। तो आर आपको आर तो अलग अलग दिया होगा, R1 R2 की फॉर्म में नहीं दिया हो, आपको एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हो, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिया हो, तो आप अगर आप उसको क्या करें, इस तरह से अलग अलग लिख लें और उसको सॉल्व कर लें। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ आपको, है ना। अच्छा चलिए भाई, अगर आपके पास ई आपका वेरिएबल है ना, तो किस तरह से कैलकुलेट होगा हमारे पास, इस तरह से होगा। लेकिन अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खत्म नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, जो वी एफ माइनस वी आई है, ये वी एफ माइनस वी आई भी क्या है, डेल्टा वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी है, क्या है ये, डेल्टा वी है। डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर R1 वेक्टर से R2 वेक्टर, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है साहब। ओके, देखिएगा अब क्या करना है बच्चों, अगर मैं इंटीग्रेशन को हटाता हूं ना, तो देखो इधर ई रहेगा, है ना, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वी अपॉन ये डी आर है ना, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो डेल्टा आर बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, तो डेल्टा आर, ठीक है, वेक्टर बन जाएगा, ये डेल्टा आर है ना। समझ में आया आपको, और ये माइनस जो है वो माइनस जरूर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब इस फॉर्मूले से आप क्या समझते हैं, देखिए इसमें इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिखना चाह रहा हूं मैं, ये ई वेक्टर लिखा है मैंने, है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों कि एक्स डायरेक्शन में मेरे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई एक्स निकालना चाहूं और पोटेंशियल दिया हुआ मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना। डेल वी माइनस का डेल वी बाय डेल आर डेल एक्स, बाय डेल एक्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चों, मेरा y और z जो है उसको मैं कांस्टेंट मानूंगा। मतलब आप बोल रहे हो सर ये डिफरेंशिएशन किया क्या आपने, तो मैंने इस एवरेज फॉर्म वाले को, ये एवरेज फॉर्म है ना, डेल्टा डेल्टा लिखा हुआ है, तो इसको dv बाई डी आर भी लिख सकता हूँ मैं, तो dv बाई डी आर लिख सकता हूँ मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस वाली फॉर्म में। ये तो एवरेज वाली फॉर्म आई, समझ में आया बच्चों। ये है ना ई और इंटीग्रेशन हटा के डी आर नीचे लग गया, तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये क्या आई, ये एवरेज वाली फॉर्म आई। अगर इंस्टेंटेनियस वाली फॉर्म में चेंज करना हो मेरे को, तो dv बाई डी आर लिख सकता हूँ मैं इसको माइनस का, मतलब अरे यार सिंपल सी बात है, अगर ये ई वेक्टर को मेरे को ऐसे लिखना हो कि माइनस dv बाई डी आर, तो लिख सकता हूँ ना, इंस्टेंटेनियसली लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो अब
इसको मैं वेरीफाई करके अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, है ना। माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, कि डी और डेल बी में अंतर है क्या सर? हाँ है बेटा। ये डिफरेंशिएशन कहलाता है डीवी बाई डी आर। बाय वाला बच्चों ध्यान सुनना, डीवी बाई डी आर कहलाता है डिफरेंशिएशन, डेल बी बाई डेल एक्स कहलाता है, या डेल बी बाई डेल आर कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा सिंपल होता है, डिफरेंशिएशन तो आता ही है आपको, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन और भी सिंपल है। देखो क्या इसमें आपको करना क्या रहेगा, इसमें आपको सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी वाई जेड सबको क्या मानना है? कांस्टेंट, ठीक है ना। बहुत आसान हो जाता है इसका। अच्छा, अगर मुझे ई वाई निकालना है तो क्या करूंगा? ई वाई निकालना है तो डेल वी बाय डेल वाई कर दूंगा। यहां पे क्या होगा बच्चों, मेरा एक्स और जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझे मेरी बात? देखिए इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। देखिएगा क्या हो रहा है भाई, चलो चलते हैं। और ये ई जेड लिख रहा हूं यहां पर मैं, है ना। क्या लिख रहा हूं आप? ई जेड लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ई जेड क्या लिख रहा हूं मैं? माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स और वाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो यार वो क्या होता है, वो ई एक्स आई कैप, ये वाली चीज लिखूंगा यार, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के, है ना। तो क्या लिखूंगा भाई मैं लिखूंगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड। अच्छा, यहां पर है आई कैप, यहां पर है जे कैप, यहां पर है के कैप। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से निकालूंगा। अब ध्यान से देखिए, ये ई वेक्टर ये इक्वल्स टू वी कॉमन ले रहा हूं और माइनस भी कॉमन ले रहा हूं मैं सब में से, है ना। तो ये माइनस और ये वी कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा बच्चों? अंदर बचेगा डेल बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल बाय डेल जेड के कैप। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। मतलब यहाँ इनके अंदर जो वी था वो मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, माइनस 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 आ गया तो सबके वो भी कॉमन ले लिया बाहर, तो प्लस रह जाएगा यहाँ पे यार फिर, ठीक है ना। तो प्लस रह जाएगा फिर, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस 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 कॉमन आ गया बाहर, तो ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है, किस तरह से लिखते हैं। लिखना तो यही है, देखो क्या है, ई इक्वल्स टू माइनस ये जो ऑपरेटर है ना आपका डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, इसको हम बोलते हैं बेटा कर्ल, उल्टा ट्राइंगल, कर्ल ऑफ वी, है ना। आप पूरे को कर लीजिए, फॉर्मूला तो निकल गया आपका, है ना। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर लिख देना कि ये जो उल्टा ट्राइंगल आपने बनाया है इसको बोलते हैं कर्ल, है ना। बोलने का तरीका कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बड़ी बात नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, जिसको आप कर्ल के नाम से जानते हो, है ना। अब सर ये फॉर्मूला आपने बता तो दिए सर, ये तो सर ठीक है। अब कांस्टेंट नहीं होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है? ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के के, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जो भी ई एक्स ई वाई ई जेड दिए हो उनको इस तरह से पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो सर तो क्या करना बच्चों? ये जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला था, उससे ई को यहीं रहने देना, डी आर को नीचे लेके आओगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर हो जाएगा, उसको डी वी बाई डी आर भी लिख सकते हो आप। उसके बाद फिर ई एक्स ई वाई और ई जेड को इस तरह से लिख लेना, और ना, और उसके बाद फिर आपको ई को इस तरह से लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। सर कोई क्वेश्चन, कोई एप्लीकेशन न्यूमेरिकल कोई ऐसा दे दो ना, बता दो ना, ताकि हमको आ जाए, है ना। तो ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, जब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसको एक क्वेश्चन को इस पे एक क्वेश्चन कर लोगे आप तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके बात कि भैया नॉन यूनिफॉर्म के केस अगर हमारे पास सामने आ जाए तो हमें क्या करना है। तो देखो, तो आप कैसे निकालोगे देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि v इक्वल्स टू 3 xy प्लस yz प्लस zx, ये दिया हुआ है आपको, है ना। और आपसे बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, ये आपसे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो भैया तुम, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो एट पॉइंट एक्स वाई जेड की वैल्यू तो दोगे ना, कौन से पॉइंट पे निकालना है, तो एट पॉइंट 1,1,1 लेता हूँ मैं सिंपल करने के लिए, है ना, इजी करने के लिए 1,1,1। तो देखो क्या करना है आपको, मैं डायरेक्ट करूँ या अलग अलग निकाल के बताऊँ, देखो अलग अलग निकाल लेते हैं। ई एक्स निकाल रहा हूँ, क्या होगा बच्चों, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस का, है ना, तो इक्वल्स टू माइनस, अब देखो इसको मैं सोल्व करके पूरा लिख लूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा ये 3xy 3yz और 3zx, है ना, ताकि यार किसी में लिखना नहीं पड़े इसलिए लिख लिया मैंने वहीं, है ना। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस तो लगा लिया मैंने माइनस का। अब सबसे पहले इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, है ना, x के रेस्पेक्ट में करना है बस, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी 3y क्या है कांस्टेंट और x का क्या हो गया 1, तो 3y कांस्टेंट था तो आगे आ गया, x का हो गया 1 प्लस यहाँ पे 3yz सब क्या है कांस्टेंट तो 0 प्लस यहाँ पे क्या है 3z हो गया कांस्टेंट और x का 1 तो 3z। समझ में आया नहीं आया ये चीज, और माइनस सबके बाहर है ना, माइनस देखो ध्यान रखना, माइनस सबके बाहर है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास, -3y और -3z, तो क्या हुआ आपका EX हुआ, है ना। अब देखो EZ क्या होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखो डायरेक्ट, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड लिखो। अब क्या करना है, EZ नहीं EY, तो y के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। y के रेस्पेक्ट में करना है मतलब यहाँ पर 3x कांस्टेंट हो गया तो 3x आगे आ जाएगा और y का 1, है ना, फिर प्लस यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करना है तो 3z आगे आ जाएगा, y का 1 तो 3z, ठीक है, और प्लस यहाँ पर y है ही नहीं तो सब कुछ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। देखते जाइएगा बेटा, नेवर लूज द होप, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने EY क्या आ गया, -3x -3z, सिंपल है, ये आपके पास में EY आ गया। ऐसे ही EZ निकालोगे, निकाल लो जल्दी से, क्या आएगा देखो, z निकालोगे तो ये 3xy सब कांस्टेंट है तो 0, माइनस बाहर लगा लेना पहले ही, है ना, प्लस यहाँ पर z है 3y कांस्टेंट है तो 3y, और प्लस यहाँ पर 3x कांस्टेंट आगे आ जाएगा और z का 1, z के रेस्पेक्ट में करना है मतलब बस। तो क्या आ गया हमारा EZ हमारा आ जाएगा -3y -3x, ठीक है। अच्छा 1 1 पुट कर दो, अगर मैं ये EX बोलूं कि 1, ये क्या है x y और z की वैल्यू तो दी हुई है, तो y और z की जगह क्या पुट करना है 1 1, अभी कुछ और हो तो कुछ और पुट करना भाई। अब यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू 1 ही 1 बोली हुई है, तो -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, यहाँ पे भी -3 कितना हो जाएगा -6, क्योंकि सब 1 1 है x y z, है ना, ये भी हो जाएगा -6। आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू -6i कैप -6j कैप -6k कैप, क्योंकि EX i कैप प्लस EY j कैप प्लस EZ k कैप ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैग्नीट्यूड पूछा तो रूट ऑफ 36 प्लस 36 है ना, कर देना आ जाएगा, ठीक है साहब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, सिंपल था या टफ था बताओ, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा, है ना। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अगले लेक्चर में लेंगे, है ना, और अब आगे हम जो है पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स हम निकालेंगे अब आगे लेक्चर्स में, और ये पोटेंशियल हमारा आने वाले 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बिकॉज जब हम अलग अलग चीज़ों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। अब देखो हमें अगर फॉर्मूला याद है, हमारा फॉर्मूला मत भूलना, कौन सा, VF - VI इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, 3-4 बार बोल लेना भैया, R1 से R2 तक, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखना बच्चों, अगर इस फॉर्मूले में मैं बोल रहा हूँ आपको पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब ये VF वाला निकालना है आपको। अब पोटेंशियल आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले ही निकाल चुके हो उन सब चीज़ों की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले ही निकाल चुके हो, पोटेंशियल आपको निकालना है तो कितना ईजी हो जाएगा। देखो E आपको पता ही है पहले से क्या है, उन चीज़ों की वजह से, रिंग है, डिस्क है, की वजह से E तो आपको पता है, पोटेंशियल आपको निकालना है, तो बस E की जगह वो पुट करके इंटीग्रेशन करते आंसर आएगा।
बात बता रहा हूँ एक, है ना, अगर वैसा करना चाहो तो भाई कुछ चीज़ों में बहुत टिपिकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, तो इसलिए हम कुछ चीज़ों में उसको अवॉइड करेंगे। बट देखते जाइए आगे क्या क्या होता है ना। पोटेंशियल हम निकालेंगे आगे अलग अलग डिफरेंट चीज़ों की वजह से। आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई एंड वी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ई इक्वल्स टू माइनस कर्ल ऑफ वी, ई इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, माइनस dv बाई डी आर, है ना, वो भी याद रखना, ई इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा क्या, कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर R1 से R2, और वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना। जब भी वी, सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला हमारा यही है, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर R1 से R2। जब ई कांस्टेंट होगा तो ई बाहर आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डी कॉस थीटा या फिर वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। और जब हमारा ई कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर फर्दर हमारे जो फॉर्मूले थे वो बनते जाएंगे, जैसे मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई एक्स ई वाई डी वाई और इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड माइनस के सारे के सारे, ठीक है। वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू, और ई निकालना है अगर वी से तो ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर या ई इक्वल्स टू माइनस कर्ल ऑफ वी, इस तरह से जो हमने किया, वी दिया हुआ ई निकालना तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी क्या करना है ये बताया, और जब कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, अलग अलग चीज़ों की वजह से पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो आप सभी बच्चों से अब एट लास्ट जब अंत हो गया इस लेक्चर का तो यही कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि आप लोग क्या करें, शांति के साथ संयम के साथ एक बार और इस लेक्चर को पढ़ें, है ना। एक बार में बायो वाले स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स थोड़े इंक्लूड है, दोबारा एक बार पढ़ें, है ना। मैथ्स वाले भी इवन आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह, अब आप 12th क्लास में आएगा आपके, तो इसलिए एक बार और फिर से आप इस लेक्चर को दोबारा पढ़ें, ठीक है, एक एक दो बार इसको देखें। इसके पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं, है ना, पोटेंशियल के जो भी हैं वो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो भी हैं वो, उनको देखें एक बार, है ना, उनको समझें एक बार अच्छी तरह से। देखो एक बार क्या होता है, आपने नोट्स बनाने के लिए उनको नोट कॉपी, आपने एक बार नोट्स बनाने के लिए आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, नोट्स बनाते जाओगे, जो समझ है वो डेवलप शायद हो पाए नहीं हो पाए, क्योंकि क्लास में पढ़ नहीं रहे, आप मोबाइल में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ रहे हो मुझे क्या पता, है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है आपसे कि एक दो बार उनको वापस से देख कर आप थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखिए, है ना, क्या आप समझ पा रहे हो वो चीज़। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ लिंक्ड है एक दूसरे से और किस तरह से सब चीज़ें आसानी के साथ होती जा रही हैं हमारे साथ, है ना। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिविजन इज द की। 1 और 2, अकेला 1 ही बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर 1 और 2 दोनों मैंने मिला दिए हैं तो आप सोचिए बहुत बड़े चैप्टर हो गए दो, है ना। तो इनको जब हमें कंप्लीट करना है तो वी नीड 30 और लेक्चर्स टू कंप्लीट बोथ द चैप्टर्स, ठीक है ना। तो 30 लेक्चर तो होते हुए भी टाइम लगेगा, है ना, लेकिन रिवीजन इज द की। जितना आप रिवाइज करते रहोगे, याद रखना बच्चों, जो भी बच्चे अच्छे हैं सबसे मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन इज द की। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना आप इसके अंदर महारत हासिल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी था। रेस्पॉन्स इज वेरी नेसेसरी, योर अप्रिसिएशन इज माई सेटिस्फैक्शन। थैंक यू वेरी मच।